तो बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम लोग को करना क्या है, express each number as a product of its prime factor. It's a very easy questions. It's related to class 6, 7, 8, I think. So see first question, express each number as a prime factor. So बच्चों 140, what is the prime factor 140? So आप जानते थे पहले हम लोग कैसे कर रहे थे छोटे बच्चे, 270, 235, then once again 5 into 7, then 7 1 is 7. Then what is the factorization? What is the prime factor of 140? 1 into 2 into 2 into 5 into 7 is the prime factor of 140. First question is done. Clear? Clear बच्चों? As it is second question, 156. So first of all 156 how it's done? 2 7 ja 14, 2 8 ja 16, then again 2 3 ja 6, 2 9 ja, फिर 3 से करेंगे बच्चों 13 आ जाएगा, फिर 13 से करेंगे 1 आ जाएगा, फिर 156 2 into 2 into 3 into 13. क्लियर? दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन. इसी को बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, और कुछ भी नहीं होता प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यही होता है. इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर से, छोटे नंबर से शुरुआत करना. सबसे पहले छोटे नंबर से शुरुआत करना, छोटे नंबर से फैक्टर्स को शुरुआत करते जाना और उसको सॉल्व करते चले जाना. क्लियर? एंड योर थर्ड क्वेश्चन इज 3825. सो बच्चों इसको सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको फैक्टर बनाएंगे 3825 को. तो पहले बच्चों क्या करेंगे, लास्ट में 5 है, 5 है तो 5 से भी जा सकता है, 3 से भी जा सकता है. 3 से चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को ऐड करते हैं, सारे नंबर्स को ऐड करते हैं. अगर ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 से डिविजिबल होगा, अगर नहीं होगा तो हम आगे नंबर को चेक करेंगे इस तरीके. 7 8 15 3 3 18, 18 आ गया, सॉल्व 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 3 1 जा 3 2 जा, देन 3 7 जा 3 5 जा, फिर 7 5 जा 12 3 15, ये भी फिर 3 से जा सकता है, 3 4 जा 3 2 जा 3 5 जा, 7 फिर जा सकता है 7 4 11. अब 3 से नहीं जाएगा बच्चों, अब ये 3 से नहीं जाएगा, क्या ये 5 से जाएगा, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 5 5 जा, फिर ये 5 से जाएगा बच्चों 17 आ जाएगा, फिर ये 17 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से. तो ये नंबर आपके प्राइम फैक्टराइजेशन कितने आ गए, 3 8 2 5 के प्राइम फैक्टर हो गए बच्चों 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17. सो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ कैसे होगा, चलिए हम लोग देखते हैं, फटाफट जल्दी देखते हैं बच्चों. फर्स्ट का फोर्थ मीन्स 5005. So first of all factorize it. 5005, 5000 it is divided by I think 5 1 ja 5 0 0, फिर 5 फिर 1. नाउ फिर इसके बाद हम लोग बच्चे इसको करेंगे, इसके बाद इसको हम लोग करेंगे 7 को 7 से करके देखिए, 7 1 जा 7, कितना बचा 3 और 0, 7 3 और 0, 7 4 जा 28. क्लियर? फिर 2 और 1, 7 1 जा 2 और 1 7 3 जा 20. ठीक. अब बच्चों इसको हम लोग कर सकते हैं 11 से, 11 1 जा 11, 3 11 जा 13, फिर बच्चों इसको 13 से कर देंगे. क्लियर? डन. 1 आ गया, डन, कंप्लीट हो गया. तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसका फैक्टराइजेशन लिखेंगे ऐसे अच्छे से, 5 7 11 into 13. This is your fourth part of the question. Now your fifth part. So बच्चों first fifth part is 7429. बच्चों सबसे पहले 17 से डिवाइड इसको हम लोग करते हैं, 17 से डिवाइड करेंगे कितना हो रहा है, 7 17 74 68, 4, फिर यहाँ बचेगा बच्चों कितना 68, तो 6 और 2, फिर 17 3 जा, फिर 9 से चला जाएगा बच्चों, फिर इसको हम लोग 9 से करेंगे,
ठीक, 7 से जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, 7 से जाएगा ये। फिर अगर ये 19 से जाएगा, 19 से करेंगे डिवाइड तो कितना होगा बच्चों, 19 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 19 टू जा 38, फिर 23 हो जाएगा, फिर 23 से कर लेंगे, मतलब इसका फैक्टर हमारा बन गया 7429 का फैक्टर बन गया 1 इंटू 17 इंटू 19 इंटू 23 is your factor. Okay, your first question is complete. So बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे. In question number 2 it is given, find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM and HCF product of two number. Means बच्चों सबसे पहले इसमें हम लोग LCM और HCF इन दोनों नंबर का निकालेंगे और फिर इसके बाद इस फॉर्मूले पे, जो कि आप बहुत पहले से फॉर्मूला ये पढ़ते आ रहे हैं, ये न्यू फॉर्मूला नहीं है, इस फॉर्मूले पे हम लोग इसको वेरीफाई करके चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही है या गलत. ठीक, ओके. तो सबसे पहले बच्चों हम लोग अगर इसको एलसीएम या एचसीएफ निकालना है तो हम लोग कोई भी मेथड लगा सकते हैं. यहाँ कोई मेथड तो लिखा नहीं है, तो सिंपल होता है कि हम फैक्टराइजेशन मेथड लगा रहे हैं. सिंपल सा मेथड है. तो 26 को फैक्टराइज अगर करेंगे हम तो 1 इंटू 2 इंटू 13 आएगा. ये बहुत इजी था तो हमने डायरेक्टली कर लिया. आप इसको करके भी दिखा सकते हैं. 26 का फैक्टराइजेशन ऐसे इस तरीके से 13 13 1 आ गया. क्लियर. और भी 91 का भी फैक्टराइजेशन इजी है. 1 इंटू 7 इंटू 13, इसको भी अगर आप करना चाहे तो करके दिखा सकते हैं. कोई इसमें इशू नहीं है. ये करे या ना करे आपके ऊपर है, इसका कोई इशू नहीं है. इट्स योर चॉइस. करना है तो करो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है. डायरेक्टली ये फैक्टराइज, ये मेथड ये आना चाहिए. तो एचसीएफ क्या होगा बच्चों, एचसीएफ हो जाएगा इसमें, एचसीएफ हो जाएगा 13. एचसीएफ कितना हो जाएगा 13. एचसीएफ जो कॉमन होता है उसी को 13. इन दोनों 26 और 91 के फैक्टर में जो भी नंबर कॉमन है, तो कॉमन क्या है 13 इसका एचसीएफ हो गया. और एलसीएम किसको कहेंगे बेटा, एलसीएम उसको कहेंगे जो कॉमन है, उसको तो हम एक बार लिखेंगे ही लिखेंगे. इसके अलावा जो भी नंबर बचे हुए हैं 2 और 7, अच्छा यहाँ 1 भी कॉमन है, अगर आप 1 को भी लिखना चाहें तो 1 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है. 1 को भी लिख सकते हैं, यहाँ भी 1 लिख सकते हैं, इसका रिजल्ट तो सेम ही मिलेगा. तो इसका एचसीएफ बेटा हो जाएगा 13 और एलसीएम हो जाएगा 182. आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि इसका एलसीएम 182 आ रहा है या नहीं. क्लियर. फिर इसके बाद हम लोग बेटा इसको वेरीफाई करेंगे. वेरीफाई करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर. So LCM is 182 and HCF is 13. Product of two number 26 and 91. So our result is 2366. 2366. आप इसको कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो बेटा, आंसर यही मिलेगा. क्लियर. And now second question is 510 and 91. So second question is 591. तो ये थोड़ा बड़ा है, इसको डायरेक्टली हम लोग नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला रूल्स तो यहाँ लगेगा ही लगेगा. तो सबसे पहले हम लोग 510 को फैक्टराइज करके देखते हैं बेटा कितना आता है. तो 510 जो कि दिख रहा है हमें कि पहले हम 2 से कर सकते हैं इसको, तो 2 2 जा 4, फिर यहाँ बचा 1 और 2 5 जा 10, फिर 2 5 जा 10, फिर ये 2 से तो जाएगा ही नहीं, लास्ट में 5 हो गया. 3 से जा सकता है, 3 8 जा 24. क्लियर. हाँ 3 जा 24, 3 5 जा 50. जा रहा है सिंपली. फिर 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 7 जा 35, फिर ये 17 से चला गया, फैक्टराइज हो गया बेटा. तो 510 का फैक्टराइजेशन मिल गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17. लेट अस टेक 92.
व्हाट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ 92? तो 92 जैसा कि दिख रहा है इवन नंबर है, सबसे पहले हम 2 से ले जाते हैं इसको बेटा। 2 से ले जाएंगे क्या मिलेगा? 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर ये 2 से जाएगा 23, फाइनल ये प्राइम नंबर हो गया 23 से ही जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे 92 को ऐसे करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को चेक करेंगे कि क्या आ रहा है सर। 5 1 0, इन दोनों में एचसीएफ क्या है? सबसे पहले अगर हम एचसीएफ को चेक करें बेटा, एचसीएफ तो दोनों में कॉमन क्या है? जस्ट देखो एचसीएफ इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन दिख रहे हैं हमको, एक 2 हो जाएगा। और क्या कॉमन है? और क्या कॉमन है? और कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें? और कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका? 2 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? थोड़ा लेंदी है क्योंकि यहाँ पे तो बहुत से नंबर हैं, तो जो कॉमन उसको एक बार लिखो और जो बच रहा है उसको लिखो। तो एक 2 बचा है नीचे, एक 23 बचा है, फिर एक नंबर बचा है हमारे पास 17, देन 3 एंड देन 5। इसको मैंने बॉक्स बना दिया। सो बच्चों ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 2, चेक करिए मल्टीप्लाई करें 2 3 4 6 0, इसका फैक्टराइज मल्टीप्लिकेशन आएगा। क्लियर? अब इसके बाद ये हो गया बेटा एलसीएम। थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन था, इसको आप कैलकुलेट करके कैलकुलेटर चेक कर सकते हो या मल्टीप्लाई कर लो। सॉरी, कैलकुलेटर तो यूज करना हम लोग को है नहीं। तो अब हम लोग वेरीफाई करेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, एलसीएम कितना है बेटा? एलसीएम आ गया 2 3 4 6 0, एचसीएफ इज 2। नाउ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर इज फर्स्ट इज 510 and second is 92। तो फाइनल कैलकुलेशन अगेन लेंथी कैलकुलेशन, इसको भी अगर आप कैलकुलेट करते हैं 2 0 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 4 6 9 2 0। तो इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे तो ये ही आना ही है। आप इसको कैलकुलेट करके चेक करेंगे, आंसर आपको इक्वल मिलेगा। क्लियर? सो बच्चों अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट देखेंगे 336। तो सबसे पहले 336 को फैक्टराइज करेंगे। छोटा नंबर तो है नहीं, अदरवाइज हम डायरेक्ट कर सकते थे इसको। तो 2 2 1 जा 2, देन 1 and 3 2 6 जा 12, 2 8 जा, फिर वंस अगेन 2 8 जा 2 4 जा, फिर 2 2 4 जा 2 2 जा, फिर वंस अगेन 2 2 2 जा 2 1 जा, देन 3 7 जा, देन 7 1। तो your factorization is 336 equal to 2 into 2 into 2 into 4 times 2 1 3 and 7 and once again 54 54 की फैक्टराइजेशन भी चेक कर लेते हैं बेटा। बहुत छोटा छोटा कैलकुलेशन है ये। 2 27 then 3 then 3 and once again 3 54। तो बेटा इसको लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हम लोग इसको एचसीएफ निकालना शुरू करेंगे। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा? एचसीएफ इक्वल टू जो भी नंबर कॉमन इसमें दिख रहा है उसको एचसीएफ निकालते हैं। इन दोनों में जो भी कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पे एक 2 कॉमन दिख रहा है बेटा, 2 लिख देंगे। और कुछ कॉमन है नहीं, एक 3 कॉमन दिख रहा है, 3 लिख देंगे। तो एचसीएफ इज 6। योर एचसीएफ इज 6। एचसीएफ 6 आ गया। वंस अगेन एलसीएम, एलसीएम की बारी अब है। एलसीएम हम लोग लिखेंगे तो एलसीएम कितना होगा? जो नंबर कॉमन है उसको लिखेंगे बेटा। तो कॉमन 2 है और 3 है। और क्या है जो बचे हुए हैं? बचे तो ढेर सारे नंबर है। तो एक 2 है, फिर एक 2 है, फिर एक 2 है, फिर एक 3 भी है, एक 3 भी है, और थोड़ा यहाँ पे स्पेस कम है तो हम इसको आगे कर देते हैं। कितना 2 बचा था एक्स्ट्रा? 1 2 3, देन वंस अगेन एक 3 बचा है, एक 3 बचा है और एक 7। अब इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। तो आप चेक करिए इसको मल्टीप्लाई करके। आई थिंक 3024 इज योर एलसीएम। कैलकुलेट करेंगे 3024 एलसीएम आएगा। तो बेटा हमें एलसीएम भी मिल गया।
अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। सो वेरीफाई का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम 3024, SCF is 6, then product of two number is 3, 3, 6 and 54. Now multiply 6 4 ja 24, 6 2 ja 12, 2 12 2, then again 40 ना 14 हो गया, then 1 3 6 जा 18, 18144। इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 18144 ही मिलेगा। वेरीफाई हो गया, दिस इज वेरीफाइड एंड दिस इज योर आंसर। इन लास्ट में सब में हम लोग वेरीफाइड लिखेंगे क्योंकि हम लोग इसको वेरीफाई कर चुके हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 टोटल कंप्लीट हो गया। सो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे जो कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। फिर से यहाँ हम लोग बच्चों एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, बट यहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली केवल निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे बोला है बाय फैक्टराइजेशन मेथड क्वेश्चन में आपके दिया है। तो फैक्टराइजेशन मेथड कुछ अलग नहीं है, जो भी सबसे पहले मैंने लगाया वही फैक्टराइजेशन मेथड है। सबसे पहले जो हमने लगाया वही फैक्टराइजेशन मेथड है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या लगाया था हमने, देखा फिर से एक बार देखते हैं बच्चों। 1 इंटू 12 का फैक्टर 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, देन 15 is 2 easy, 1 into 3 into 5, then 21 factor is 1 into 3 into 7, okay। तो एचसीएफ इज, जैसा कि आप जानते हैं एचसीएफ क्या होता है, जो सब में कॉमन, और सब में कॉमन क्या दिख रहा है हमको, यहाँ पे 3 दिख रहा है बेटा, यहाँ पे वो 3 दिख रहा है, तो 3 and 1, दिस इज योर एचसीएफ। क्लियर, 1 भी तो कॉमन है, यहाँ के 1 का रूल यहाँ पे आपको पता चलेगा कि 1 क्यों कॉमन हम लोग लेते हैं 1 को, और क्यों फैक्टर लिया जाता है 1 में। एलसीएम क्या है बेटा, जो कॉमन है वो यानी 1 इंटू 3 कॉमन है। अब जो बचा हुआ है 2 इंटू 5 इंटू 7, इन सबको जो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो मल्टीप्लाई आप करिए, मल्टीप्लाई 2 3 या 6 12, तो आई थिंक 420 इज योर एलसीएम। ओके, दिस इज योर एलसीएम, दिस इज योर एचसीएफ। फर्स्ट आंसर इज कंप्लीटेड एंड सेकेंड इज 17। अब देखिए 17, 23 एंड 29, ये तीनों नंबर बेटा प्राइम नंबर है क्या, ये तीनों नंबर प्राइम नंबर है, तो इसका तो फैक्टराइजेशन बनेगा ही नहीं, फैक्टराइजेशन इक्वल 2 होता है। प्राइम नंबर किसको कहते हैं, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। तो ऑलरेडी पता है कि इसमें 1 आएगा, इसमें 17 आएगा, इसमें 1 आएगा और इसमें 23 आएगा, इसमें 1 आएगा और 29 आएगा। तो इसका एचसीएफ क्या होगा बच्चों, इसका एचसीएफ इन तीनों, इसीलिए देखो 1 लिखा जाता है ताकि जब कॉमन प्राइम नंबर हो तो इसका रूल्स हमें पता चले। एचसीएफ इज 1, तो इसका एचसीएफ 1 हो गया। एलसीएम क्या होगा बच्चों, एलसीएम अगर हम देखें तो 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29, इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मल्टीप्लाई आप चेक करिएगा 1 1 3 3 9। क्लियर, योर एलसीएम। नाउ दिस इज योर सेकेंड पार्ट आंसर। थर्ड पार्ट इज 8 1 into 2 into 2 into 2, 9 1 into 3 into 3, then 25. Once again there is no any common number except 1, 1 के अलावा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। then HCF is 1। तो ऐसे नंबर भी आएंगे, इसमें आप सोचिएगा नहीं कि HCF कैसे 1 आ गया, तो ऐसे नंबर भी आ सकते हैं, इसका HCF हर एक प्राइम नंबर का HCF 1 होता है, ठीक है, कोई भी को प्राइम नंबर का HCF 1 हो जाएगा। देन एलसीएम
1 तो रहेगा ही रहेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करें बेटा, 8 3 जा 24, 24 3 जा 3 जा, ऐसे करके टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आंसर आपको मिलेगा 1800। दिस इज योर आंसर। क्लियर? तो बेटा ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद तो बच्चों हम लोग इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये दोनों और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, अक्सर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। So first question is question number 4. Given that SCF is equal to 306 and 657 is 9, LCM is equal to 306 and 657 is what? क्या होगा? कई बारी बच्चे इसका आंसर, इस क्वेश्चन को समझने में गलती करते हैं। इस क्वेश्चन को समझ लीजिए बच्चों, ये SCF लिखा है, SCF इन दोनों नंबर का SCF 9 है और आपको इन दोनों नंबर का LCM यहाँ में निकालना है, बस इतना ही क्वेश्चन है। तो आप लोग पहले से भी इसके सोल्यूशन में जानते हैं क्या है। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, कुछ हम लोग एक फॉर्मूला अभी पढ़े हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। बच्चों ये फॉर्मूला हम लोगों ने भी पढ़ा है। सबसे पहले हम इसको लिखना शुरू करेंगे। एलसीएम कितना है, एलसीएम मुझे निकालना है 2 नंबर का। एचसीएफ इन दोनों नंबर का कितना दिया है बेटा, 9। 2 नंबर कौन से हो गए, 306 एंड 657। नाउ एलसीएम इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। ओके, अब हम इसको बेटा डिवाइड कर दें अगर इसके साथ, तो 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। सो एलसीएम इक्वल टू 34 into 6 5 7. So answer is 22338. It's a very popular question. कई बार एग्जाम में आता है बच्चों इसका, इसको सॉल्व करने के लिए very important problem. Now second question is check whether 6 power n can end with digit 0. सबसे पहले तो हमें भी फिर से इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। कई बार मैंने देखा है बच्चे इसको रट के चले जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को मुझे समझना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन एमसीक्यू से भी पूछते हैं। तो सबसे पहले हम उस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट को समझें, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों कि अगर 6 पावर n कोई एक नंबर है, कोई एक नंबर जहां पे n की वैल्यू नेचुरल नंबर है, n की वैल्यू नेचुरल नंबर है, तो बच्चों n की वैल्यू नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। अब बच्चों n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो 6 पावर 1 6, 6 पावर 2 36, 6 पावर 3 216, इस तरीके से आगे 6 पावर n हो जाएगा। तो क्या कभी ऐसा होगा बच्चों, कभी ऐसा होगा, अब इसका फैक्टराइज करते हैं कि 2 इंटू 3, इसका फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू 3 2 इंटू 3, इसको फैक्टराइज करेंगे बच्चों 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3। कभी फैक्टराइज इसमें बोल रहा है कि क्या कभी इसके फैक्टराइज को करते 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 हम पावर को बढ़ाते 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 आगे चलें, क्या कभी ऐसा होगा इसके बगल में कोई जीरो वाला नंबर मिल जाए, मतलब इस तरीके से नंबर कुछ मिल जाए 2560 कुछ भी समथिंग मिल जाए, यानी ये नंबर इंड विद डिजिट जीरो होगा कि नहीं, यही हमें चेक करना है कि ये नंबर इंड विद डिजिट जीरो होता है कि नहीं। लेट अस चेक हाउ इट सॉल्व। क्वेश्चन नहीं बोलता है कैसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे चेक करना है। सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे, इसमें हमें पता है इफ एनी नंबर which is end with digit 0, end with digit 0 means that is
10, यानी वो नंबर 10 होना चाहिए, 10 की तरह होना चाहिए। देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 एंड 5 बोथ। मतलब बच्चों, अगर कोई भी नंबर ऐसा होता है जो इंट विद डिजिट 0 है, तो उस नंबर को 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होना जरूरी है। मतलब उस नंबर के अंदर 2 और 5 दोनों के फैक्टर होने जरूरी है, एक नहीं, दोनों के फैक्टर। दोनों के फैक्टर अगर है, उसके अलावा कोई और भी नंबर है, डजेंट मैटर, लेकिन 2 और 5 के फैक्टर होने जरूरी है। चाहे एक फैक्टर हो, चाहे दो फैक्टर हो, लेकिन कम से कम एक फैक्टर तो हो। तो चेक करते हैं। बट 6 पावर n में हम लोग क्या देखते हैं, 6 पावर n को फैक्टराइज किया बेटा तो 2 पावर 3 पावर n, कितना भी हम लोग कर ले तो ये 3 पावर n ही बनेगा। और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 2 और 3 के अलावा कोई और नंबर मिल जाए, ये आगे बढ़ के कहीं 5 मिल जाए। तो इस बात को कंप्लीटली फुलफिल कौन करेगा, कैसे हम मान ले लॉक कौन करेगा कि ये इसके बाद कुछ ऐसी घटना ना घटे। तो इसको लॉक करने के लिए हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्रॉपर्टी लगाते हैं, लिखेंगे बाय, बट सॉरी, फर्स्ट यहां पे 2 और 3 हो गया, सो हियर 6 पावर n कैन नॉट having 6 power n not having the factor of 2 and 5 both। अब यहां तो मैंने बता दिया 2 और 5 both, लेकिन इस बात को आगे कौन कहेगा कि आगे नहीं हो सकता। तो लिखेंगे बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एवरी नंबर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक factor of each number is unique। यानी ये बता दिया कि फैक्टर ऑफ हर एक नंबर का जो फैक्टर होगा यूनिक होगा। ऐसा नहीं कि 6 पावर n यहाँ पे अगर इसने 2 और 3 दे दिया तो 6 पावर 2 जाएगा तो कहीं 5 आ जाएगा, 6 पावर 3 आएगा तो कुछ और नंबर आ गया, नहीं। जब भी आएगा, अगर 2 3 इसने दे दिया तो हर बार चाहे जितना भी पावर बढ़ा ले 6 का, 2 और 3 आएगा। हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्रॉपर्टी मैंने पहले ही बता दिया आपको, फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक प्रॉपर्टी में। सो वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं, 6 पावर n कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0। अब इसको चाहे आप प्रूफ मान लो बेटा या सोल्यूशन मान लो, एक ही बात है। ठीक, प्रूफ हो गया ये, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इसको एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर्स है या कि नहीं। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें जो भी नंबर, दो क्वेश्चन है यहाँ पे बेटा, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सोल्यूशन में इसके, तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसमें जितने भी नंबर लिए गए हैं बेटा, ये सारे नंबर हमें तो प्राइम ही दिख रहे हैं। तो हमें चेक करना है कि इसका सोल्यूशन जो कैलकुलेशन आ रहा है वो कंपोजिट नंबर आ रहा है। तो बच्चों इसमें से अगर हम 13 कॉमन ले लें तो 7 इंटू 11 इंटू 1, या 7 इंटू 11 प्लस 1, क्लियर। अब बच्चों इसको हम देखेंगे यहाँ पे 13 इंटू 77 प्लस 1, 13 इंटू 78, ठीक है। इसको और अगर कैलकुलेशन करना चाहें 13 इंटू इतना भी छोड़ सकते हैं। इसमें से ये कंपोजिट नंबर हो गया, अगर ये कंपोजिट नंबर है तो आंसर इसको कंपोजिट ही मिलना है। तो यहाँ पे कंपोजिट फैक्टर बन गया, यही करना था कि इसको एक्सप्लेन करिए कि कंपोजिट नंबर बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे इतना करके छोड़ देंगे, ठीक है। सो लिखेंगे, अब अगला करिए 7 इंटू 6 इंटू
5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इस समय 5 कॉमन ले लो बेटा, 5। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। सॉरी, इसको कैलकुलेट करना है बेटा, इसको कैलकुलेट कर दीजिए। 1008 प्लस 1, 5 इंटू 1009। अब बेटा ये कंपोजिट नंबर हो गया, तो अब इसमें हम देखेंगे, यहां लिख देंगे बोथ हैविंग कंपोजिट नंबर। क्लियर? ये हो गया आंसर इसका। तो ये फाइनल आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हेलो बच्चों, सो क्वेश्चन नंबर 7 of exercise 1.1, it's last question of exercise 1.1. So question is, there is a circular path around a sport field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 18 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and the same time and go in the same direction. After how many times will they meet again at the starting point? सेम टाइम सेम डायरेक्शन पे अगर मिल रहे हैं तो कितनी देर बाद वो जाके फिर से वहीं मिलेंगे, ये बोल रहा है कितने देर बाद। तो टोटल टाइम हमको निकालना है। तो बच्चों छोटा सा एक्सप्लेनेशन है इसका। बोथ सोनिया एंड रवि मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, जैसा कि क्वेश्चन बोला है, एंड द सेम टाइम, ये क्वेश्चन बोला हुआ है सेम डायरेक्शन एंड द सेम पॉइंट एंड सेम टाइम मिल रहा है। तो हमें यहाँ फाइंड करने की क्या जरूरत है? तो बच्चों बताया, जैसा कि आपको एलसीएम एचसीएफ के लिए पहले भी बताया गया है कि एलसीएम तब भी हम बहुत प्रॉब्लम, एलसीएम निकालना बहुत टफ टास्क हो जाता है। तो जब भी क्वेश्चंस एक पॉइंट से शुरू होकर दूसरे पॉइंट पे फिर जर्नी वहीं से स्टार्ट हो रही है, तो जब भी ऐसा कुछ आएगा तो वहां पे हम लोग एलसीएम ही निकालेंगे। ओके, तो देन वी नीड टू फाइंड टाइम। हमें क्या फाइंड करना है? टाइम व्हेन दे विल बी मीटिंग अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमें टाइम करना है जहां से वो स्टार्ट की थी जर्नी, फिर दोबारा वो कहां पे जाके मिलेंगे और कितने मिनट के बाद मिलेंगे, वो मिनट हमको टाइम फाइंड करना है। देन वी विल फाइंड एलसीएम ऑफ बोथ। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये हमें पता लगाना है कि एलसीएम निकालेंगे कि एचसीएफ। कभी भी पॉइंट, अगर स्टार्टिंग पॉइंट शुरुआत हुई और सारी जर्नी को कवर करते हुए फिर अगर वहां पे जाके रुक गई या सबको कवर करते हुए बोल रही है, तो वहां पे हम लोग एलसीएम ही निकालेंगे। ठीक है, सो 18 का फैक्टर हम लोग करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। देन वो 12 का फैक्टर 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देन कॉमन इज 3 एंड 2। देन एलसीएम बोला गया था बेटा, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे? जो कॉमन है उसको लिखते हैं और जो बचे हुए पार्ट है उसको लिखते हैं। तो बचा हुआ पार्ट क्या है? 2 इंटू 3। तो आप इसको देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 36। तो एलसीएम इज 36 मिनट्स इज द आंसर। कंप्लीट। सो योर एक्सरसाइज 1.1 विल बी डन, कंप्लीटली डन। सो बच्चों, अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में 3 नंबर के क्वेश्चन या 2 नंबर में क्वेश्चन अक्सर ये पूछता है। और इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आया ना, ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आया हुआ है। ओके, तो बहुत ही इजी भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो बच्चों, जब भी इसमें इरेशनल नंबर की बात करता है तो हम लोग यहाँ पे इसको इरेशनल नंबर डायरेक्टली न प्रूव करके हम इसको बोलते हैं कि पहले हम इसमें इरेशनल नंबर के बजाय हम लोग रेशनल प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। अगर ये रेशनल पूरी तरीके से हो जाता है, सारे फैक्टर्स इसके रेशनल के कंप्लीटली फुलफिल हो जाते हैं,
तो हम इसको रेशनल बोल सकते हैं, अदरवाइज ये इरेशनल होगा। अगर ये फुलफिल ना हो सका तो ये इरेशनल होगा। तो कुछ कंडीशंस अप्लाई करते हैं और इसके बाद हम लोग देखते हैं सोल्यूशन क्या होता है। सो प्रूफ, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अंडर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। सबसे पहले हम इसको अंडर रूट 5 को रेशनल नंबर बच्चों लेट कर लेंगे। सेकेंड बात, सो अंडर रूट 5 अगर रेशनल है तो अंडर रूट 5 को हम a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशनल फॉर्म में, वेयर a एंड b आर को-प्राइम इंटीजर, को-प्राइम इंटीजर, जहां पे a और b क्या है, को-प्राइम इंटीजर है, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। को-प्राइम बच्चों क्या होता है, को-प्राइम जिसका HCF 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसको हम को-प्राइम नंबर बोलते हैं। देन अब हम इसको इरेशनल से रेशनल करने की कोशिश करेंगे। तो पहला फैक्टर रेशनल करने की कोशिश में क्या होता है कि इसके रूट को हटा देते हैं, क्योंकि रूट के अंदर प्राइम नंबर है तो ये इरेशनल है। इस इरेशनल को रेशनल का रूट हटाने का सबसे सिंपल प्रोसेस हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। 5 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब जैसे ही बच्चों हम लोग इसको ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर किया तो यहाँ पे कुछ और भी एक्सप्रेशन हम लोग करते हैं। 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कर सकते हैं। अब इस 5 को हम अगर नीचे डिवाइड कर दे तो हमें क्या दिख रहा है, 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, एज इट इज ए को भी डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस 5 divides a square, so hence 5 divides a also। मतलब अगर कोई नंबर किसी एक नंबर को डिवाइड कर रहा है तो यानी उसका फैक्टर वो है। क्लियर। नाउ अब हम लोग तीसरी एप्लीकेशन क्या करते हैं, इसमें तीसरी अप्लाई करते क्या है, अब हम इस नंबर को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करते हैं। जो 5 यहाँ पे दिया अंडर रूट 5 का कुछ मल्टीपल रख के हम चेक करते हैं। मल्टीपल सेंस पुटिंग a इक्वल टू 5c, c की जगह 1 2 3 4 कुछ भी अगर हम सोचे, एक तरीके से 5 का मल्टीपल हो गया। अभी 5 की मल्टीपल को हम a की जगह पुट करते हैं बच्चों। सो b स्क्वायर इक्वल टू 5c होल स्क्वायर अपॉन 5, देन 5c, इट मीन्स here it is 25c square upon 5, then your final calculation is b square is equal to 5c square, and after this if we will divide 5 by b square equal to c square, so we can say that since 5 divides b square, so hence 5 divides b also। Clear? This is equation 2। अब हम लोग बच्चों क्या करेंगे, अब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे ए और बी क्या बोल दिया। ए और बी तो बोल रहा है कि बी 5 डिवाइड्स बी, यानी बी का फैक्टर 5 है, और 5 डिवाइड्स ए ऑल्सो, यानी बी का ए का फैक्टर भी 5 है। और लेकिन हम लोगों ने क्या लेट किया था, हम लोगों ने लेट किया था ए और बी हर को प्राइम नंबर, को प्राइम इंटीजर तो बेटा को प्राइम इंटीजर्स के तो फैक्टर होते ही नहीं है, तो हम लोग उसको लिखेंगे को प्राइम इंटीजर के फैक्टर नहीं होते। बट यहाँ पे को प्राइम इंटीजर ए और बी हमने दोनों को प्राइम इंटीजर लिया है, और उस को प्राइम इंटीजर के फैक्टर 5 आ रहे हैं दोनों के, जो कि हम जानते हैं को प्राइम इंटीजर फैक्टर नहीं होते। को प्राइम इंटीजर मतलब सपोज लेट एग्जांपल 2 और 3, अगर इन दोनों का एचसीएफ अगर हम निकालना चाहे तो एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। इसका फैक्टर 1 से ज्यादा नहीं होता है। जिसका एचसीएफ 1 से ज्यादा ना हो उसी को क्या बोलेंगे, केवल एचसीएफ उसका 1 होता है। जिसका ऐसे दो प्राइम नंबर
जिसका एचसीएफ केवल 1 हो उसी को हम को प्राइम इंटीजर्स कहते हैं। क्लियर? तो बेटा यहाँ बी का 2 फैक्टर दिख रहा है, बी के फैक्टर 5 दिख रहे हैं, ए के फैक्टर दिख रहे हैं 5, तो 1 से ज्यादा हो गए, इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and 2, 5 is the factor of A and B both, but we know that but A and B are co-prime integers, यह भी तो co-prime integers है, and we know that co-prime integers having no any factors other than 1 के अलावा कोई फैक्टर ही नहीं होती इसमें, बट यहां तो 5 आ गया फैक्टर, तो ये कैसे हो गया? तो ये कंट्राडिक्ट हो गया। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हमने जो माना था, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने माना रॉन्ग हो गया। सो देन वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं बच्चों? हम ये कह सकते हैं √5 is an irrational number। इस बात को बच्चों ध्यान से समझना है हमें कि हमने पहले इसको स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग करने के बाद हम लोगों ने इसको 5 को डिवाइड दिखाया, 5 को ए का फैक्टर दिखाया, फिर मल्टीपल रख के 5 को बी का डिवाइड किया, नहीं ए और बी दोनों के हमने फैक्टर्स निकाल दिए। फैक्टर निकालने के बाद हमने लेट किया था ए और बी क्या है? को प्राइम है, तो को प्राइम इंटीजर हैव नो एनी फैक्टर अदर देन 1, बट हियर इज द फैक्टर 5। सो ये कंट्राडिक्शन हो गया कि जो हमने माना था वो गलत हो गया। हमने तो माना था ये प्राइम नंबर होना चाहिए, अगर को प्राइम होगा तभी ये रेशनल कहलाएगा, लेकिन को प्राइम है ही नहीं, जब ये को प्राइम नहीं है तो रेशनल भी नहीं। इसका मतलब ये क्या है? ये इरेशनल है बच्चों, इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव्ड। क्लियर? ओके, डन। जय बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट √3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। बच्चों ये भी इरेशनल नंबर ही प्रूव करना है, थोड़ा सा तरीका इसका हल्का सा इजी कर देते हैं, तो ये भी इजी तरीके से ये भी सॉल्व हो जाए। सो इसमें भी सबसे पहला काम तो बच्चों वही करेंगे, लेट 3 + 2 √5 इज अ रेशनल नंबर। इसको भी हमने पहले रेशनल नंबर मान लिया बच्चों। जैसे हमने रेशनल नंबर माना, सो बच्चों दिस इट मीन्स 3 + 2 √5 = a/b, where a and b are co-prime इंटीजर, और प्राइम इंटीजर कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इंटीजर्स भी हो गया तो, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे हमें स्क्वायर वगैरह नहीं करना, अब हमको फ्री करना है। यहाँ पे √5 रेशनल के साथ अटैच है। √5 इज रेशनल नंबर, बट 2 इज अ रेशनल नंबर, तो इट होल इज इरेशनल नंबर, 3 इज आल्सो इरेशनल, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? इरेशनल ही दे रहा है, तो हमें इसको फ्री करते चले जाना है। सबसे पहले हम इसको
फ्री करते हैं 2 को, a बाई बी माइनस 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, a माइनस 2b बाई बी 2 रूट 5। उसके बाद भी अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें बेटा, b इक्वल टू a माइनस 2b बाई 2b। अच्छा यहाँ पे 3 था, सॉरी यहाँ पे 3 है बच्चों, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3b होगा और फिर यहाँ पे 2b। तो हम लोगों ने देखा कि पहले ये बेटा पूरी तरीके से रेशनल था, फिर हमने एक रेशनल नंबर से माइनस किया तो होल, ये अभी भी रेशनल ही है। फिर हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, अभी भी ये रेशनल नंबर ही है। फिर हमने क्या किया, इस 2 को नीचे डिवाइड किया, अभी भी ये टोटल रेशनल नंबर ही है। अब हम कुछ रूल्स लगाते हैं। रूल्स क्या होता है, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, अगर a और b इंटीजर्स हैं, सो a माइनस 3b अपॉन 2b इज अ रेशनल नंबर। ये क्या कह रहा है बच्चों, बच्चों ये कह रहा है कि a माइनस a और b, अगर हमने a और b इंटीजर्स लिया तो ये टोटल रिजल्ट रेशनल ही क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ये बच्चों कि अगर मान लो हमने 2 और 3 कोई रेशनल नंबर लिया, ठीक है, और हम इसको चाहे जितना चाहे जैसे भी सॉल्व कर रहे हैं, -1 लिख के कुछ भी, ठीक है, तो फिर भी ये फाइनल आंसर तो हमारा रेशनल ही होगा। मतलब कहने का, 2 इंटीजर्स लिया, हम उसको चाहे जैसे ऑपरेट करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सॉल्व करके, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, फाइनल आंसर वो रेशनल नंबर ही मिलेगा। क्लियर? तो रेशनल नंबर जब ये आ गया बच्चों, बट दिस इज द रेशनल नंबर ड्यू टू इक्वल साइन। अब इक्वल साइन की देखो बहुत बड़ी पावर है, इसकी भी एक वैल्यू है, इसकी रिस्पेक्ट है कि इक्वल साइन यहाँ पे है। अगर कोई भी नंबर जैसे 2 इक्वल टू 3 तो नहीं हो सकता, 2 इक्वल टू 2 ही होगा। अगर हमने 2 लिखा तो उसके बगल में ही 2 होगा, क्योंकि इक्वल की साइन की रिस्पेक्ट है, उसकी रिस्पेक्ट में ये काम नहीं हो रहा है। अब हम चेक करते हैं कि ऐसा है, सो लिखेंगे a माइनस 3b अपॉन 2b इज अ रेशनल नंबर। तो यहां लिखेंगे ड्यू टू इक्वल साइन, इक्वल साइन की वजह से ये भी अंडर रूट 5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, इक्वल साइन की वजह से। बट वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। अब बेटा यहां पे कंट्राडिक्शन हो गया कि भाई इसकी वजह से तो इरेशनल हो रहा था, लेकिन अंडर रूट 5 तो इरेशनल नंबर होता है। तो जब इरेशनल नंबर होता है तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, तो हम लिखेंगे दिस contradiction our assumption is wrong। इस कंट्राडिक्शन से हमारा assumption क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सो 3 plus 2 under root 5 is an irrational number proved। क्लियर बच्चों? ओके बच्चों, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर 1। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। प्रूव करिए कि ये इरेशनल नंबर्स हैं। ओके, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। तो पहले बच्चों दिया है ये, सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया है 1 बाई अंडर रूट 2। तो बच्चों पहले तो इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अंडर रूट है, सबसे पहला काम इसको न्यूमरेटर में करना। तो न्यूमरेटर में करने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको अंडर रूट 2 से रेशनलाइज कर लेंगे। जैसे अंडर रूट 2 से रेशनलाइज करेंगे बच्चों, अंडर रूट 2/2 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, लेट अंडर रूट 2/2 इज अ रेशनल नंबर। इसको हम रेशनल नंबर फॉर्म कर लेंगे। रेशनल नंबर जैसे ही मैंने फॉर्म किया तो इसके बाद क्या देखेंगे बच्चों, तो रेशनल नंबर फॉर्म किया तो रूट 2/2 इक्वल टू a बाई बी लिखेंगे। ओके, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे ही बच्चों हमने किया
तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो हम देखेंगे √2 और 2a/b हो जाएगा। फिर से वो सारी चीजें लिखेंगे जो हमने लिखा था। क्या लिखा था बच्चों? हमने लिखा था सिंस a and b are integers, so 2a/b is also 2a/b is also integers also, so 2a/b, so 2a/b is also 2a/b is a रेशनल नंबर। 2a/b क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। तो जैसे ही बच्चों रेशनल नंबर हुआ, अब हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि 2a/b रेशनल नंबर, तो इक्वल साइन की बस ए भी हो रहा है। ओके, सो ड्यू टू इक्वल साइन √2 is also a rational number, but we know that, हम क्या जानते हैं? हम क्या जानते हैं? √2 is an irrational number। √2 क्या है? irrational number है। So this contradiction our assumption is wrong। okay, then we can say that √1/√2 is an irrational number। अब बच्चों सेकेंड पार्ट में अगर ये दिया है बच्चों 7√5 सेकेंड पार्ट इज 7√5। how can you solve it? 7√5 means let 7√5 is a rational number। सेम वे में करेंगे, कोई इसमें अलग अलग बात नहीं होगी। a/b where a and b are integers and b is not equal to 0। okay, so √5 is equal to a/7b। फिर से सारी कथा कहानी हम लोग लिख देंगे इसी तरीके से जैसे उसमें लिखा था। so since a and b are integers, a/7b is a rational number due to equal sign √5 is also a rational number, but we know that √5 is an irrational number, so this contradiction our assumption is wrong। then we can say that 7√5 is an irrational number। okay बच्चों, proof। so बच्चों this is the last part of the exercise। 6 plus √2 is irrational number। देखो बच्चों इसको हम लोग कैसे करते हैं, फिर से हम लोग वही करेंगे। let 6 plus √2 is a rational number। जैसे हम लोग रेशनल लिए तो इसको 6 plus √2 के रेशनल फॉर्म में लिखेंगे a/b where a and b are इंटीजर या प्राइम इंटीजर्स, कुछ भी लिखेंगे चलेगा, इंटीजर्स, and b is not equal to 0।
and under root 2 a by b minus 6 under root 2 equal to a minus 6b. Clear? A minus 6b by 6 by a b minus by b. क्लियर? सो बच्चों फिर से हम वही सारी चीजें यहां लिखेंगे. सिंस a and b are integer, so a minus 6b upon b is also a rational number. ड्यू टू इक्वल साइन, इस इक्वल साइन की वजह से अंडर रूट 2 भी क्या हो रहा है? अंडर रूट 2 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर. बट हमारी प्राइड नॉलेज क्या कहती है कि अंडर रूट 2, हम जानते हैं अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर. तो फिर से यहाँ कंट्राडिक्शन हो रहा है. एक बात बोल रहा है कि रेशनल नंबर है, दूसरी बात बोल रहा है इरेशनल नंबर है. ऐसा तो हो नहीं सकता, दोनों बातें एक होनी चाहिए, दोनों नहीं है. सो दिस कंट्राडिक्शन, आवर assumption इज रॉन्ग. हमने जो माना था रेशनल नंबर वो गलत हो गई. सो 3 6 plus under root 2 is an irrational number proved. This is the last question. Thank you very much.